बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया। तो सबसे पहले हम एनीमिया की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया को जी आप बहुत ही तीन तरीक़ों से बेसिकली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले तो एनीमिया को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनीमिया जो है वो डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, यानी आरबीसी का ब्लड के अंदर कम हो जाना, इसको भी आप एनीमिया कह सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है आरबीसी के अंदर, तो उसे भी आप एनीमिया कह सकते हैं। और तीसरे तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाए, यानी आरबीसी टिश्यूज तक ऑक्सीजन सही तरीके से ना ले जा पाए, तो उसे भी आप एनीमिया कह सकते हैं। तो ये तो एनीमिया की डेफिनेशन हो गई। अब एनीमिया के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो है वो मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेल्स जो है वो किस किस्म के होंगे, उनके नाम क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो एनीमिया के अंदर हमें जो सेल मिलता है वो है स्फेरोसाइट। ये स्फेरोसाइट क्या होता है? बहुत ही आसान कंसेप्ट है स्फेरोसाइट का, कि अगर आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे हम स्फेरोसाइट का नाम दे रहे होते हैं। और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। बेसिक उसकी रीज़न जो है वो ये है कि प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसके अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्फेरोसाइट। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारे पास आते हैं टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स के अंदर क्या होता है? जैसे कि स्फेरोसाइट में हमने देखा था कि आरबीसी की मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स की वजह से डिक्रीज हो गई है, तो टारगेट सेल्स के अंदर बिल्कुल अपोजिट होगा कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो डिफेक्ट्स की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेम्ब्रेन इंक्रीज हो रही है तो उन्हें हम टारगेट सेल्स का नाम दे रहे हैं, और अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन डिक्रीज हो रही है प्रोटीन डिफेक्ट्स की वजह से, तो उन्हें हम स्फेरोसाइट का नाम दे रहे हैं। फिर तीसरे सेल्स की तरफ आते हैं। तीसरे सेल्स का नाम है जी पेंसिल सेल्स। ये सेल्स किस एनीमिया के अंदर मिलेंगे वो तो हम जब एनीमिया फर्दर स्पेसिफिक करेंगे उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेल्स का। तीसरा पेंसिल सेल्स। पेंसिल सेल्स जब भी सिंपल है कि आरबीसी जब एलोंगेटेड हो जाएं और रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएं सो कॉल्ड, तो उन्हें हम पेंसिल सेल्स का नाम देते हैं। सिर्फ उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के कि अगर एलोंगेटेड हैं और थोड़े से यानी एलोंगेटेड हो चुके हैं और रेक्टेंगुलर हो चुके हैं, उन्हीं आरबीसी को हम पेंसिल सेल्स कह रहे होते हैं। फिर चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास वाइट सेल्स। वाइट सेल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आरबीसी के अंदर से साइटोप्लाज्म, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस अगर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आरबीसी का अगर रिमूव कर दें, तो वो जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम वाइट सेल्स कह रहे होते हैं। यानी ये वाइट सेल्स का नाम ही इस डेफिनेशन से पड़ा है कि अगर बाइट्स ऑफ साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाएं बाय द स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, तो उन सेल्स को हम नाम दे रहे हैं वाइट सेल्स का। फिर पांचवें नंबर पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं शिस्टोसाइट्स। शिस्टोसाइट्स क्या होते हैं? बहुत आसान है। कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो जो फ्रेगमेंट्स बन जाएं आरबीसी के हमारे पास बहुत सारे, तो उन्हें हम आरबीसी नहीं कहते नॉर्मल आरबीसी, बल्कि हम उन्हीं आरबीसी को शिस्टोसाइट्स का नाम दे रहे होते हैं। तो ये थोड़े से हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया। अब मैं एनीमिया के अंदर उन इंक्लूजन्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जो इन सेल्स के अंदर या फिर नॉर्मल आरबीसी के अंदर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं मुख्तलिफ एनीमिया के अंदर। तो जो पहला मोस्ट कॉमन इंक्लूजन हमारे पास होता है वो होता है होवेल जोली बॉडीज। अब ये होवेल जोली बॉडीज का कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन मटेरियल है, अगर उसके रेमिनेंट्स हमें आरबीसी के अंदर मिलेंगे, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की अगर हमें रेमिनेंट्स यानी उसके फ्रेगमेंट्स हमें आरबीसी के अंदर मिलेंगे, तो उन्हें हम नाम दे रहे होते हैं होवेल जोली बॉडीज का। और सेकेंड जो हमारे पास इंक्लूजन बॉडी है वो है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। जी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या है? बेसोफिलिक स्टिपलिंग सिंपली जिस तरह वहां पर न्यूक्लियर क्रोमेटिन के हमारे पास जो है वो क्लम्पिंग हो रही थी, फ्रैगमेंट्स मिल रहे थे, तो उन्हें हम नाम दे रहे थे होवेल जोली बॉडीज का। और अगर साइटोप्लाज्मिक आरएनए के हमें रेमिनेंट्स मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, तो उन आरएनए को हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग का। फिर तीसरा जो मोस्ट कॉमन इंक्लूजन है वो हमारे पास आता है हेंस बॉडीज। जी, हेंस बॉडीज क्या है? हेंस बॉडीज बहुत सिंपल, आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिन अगर किसी रीजन की वजह से डीनेचर हो जाए, अपनी फॉर्म छोड़ दे, तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रिसिपिटेट्स जो बनेंगे उसको हम कह रहे होते हैं हेंस बॉडीज। और इसके पीछे रीजन ये होती है कि जो हेमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन के अंदर एक सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है, उस सल्फ हाइड्राइल ग्रुप के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से हेंस बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और हेंस बॉडीज बेसिकली इट इज अ डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये जो है वो एनीमिया के कुछ सेल्स थे और ये एनीमिया के कुछ इंक्लूजन्स थे। फिर उसके बाद हम आते हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें क्लासिफिकेशन अगर हमें समझ में आ गई तो आगे फिर बहुत ही एनीमिया हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। पहले एनीमिया की क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द कॉज, यानी एनीमिया की कॉज क्या है, किस वजह से एनीमिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तीन किस्म की क्लासिफिकेशन हमने करी है कि तीन किस्म के एनीमिया होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज।
नंबर 1 पे जो है वो ये है कि आरबीसी काउंट, आरबीसी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए अकॉर्डिंग टू द कॉज। हमने डिवाइड किया है। तो पहले नंबर पे जो आ रहा है कि अगर आरबीसी प्रोड्यूस होना बोन मेरो के अंदर कम हो जाए, तो ये सबसे पहली जो है वो क्लासिफिकेशन है। फिर सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो ये है कि अगर प्रोड्यूस तो नॉर्मल हो रहे हैं लेकिन आरबीसी का लाइसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आइदर इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। पहली कैटेगरी की आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे या फिर कम हो रहे, और सेकंड कैटेगरी की आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी की लाइसिस हो रही है, जिसे हम आमतौर पे हेमोलिसिस कह रहे होते हैं। और नंबर 3 पे ये है कि ना जो है वो प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो रही है आरबीसी की और ना ही लाइसिस हो रही है। थर्ड पे जो कैटेगरी आती है वो आती है ब्लड लॉस की। आरबीसी प्रोड्यूस भी हो रही है, ना हेमोलिसिस हो रही है, लेकिन क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से, जैसे कि हेमरेजेस वगैरह हो जाते हैं इंटरनली, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ये हमने कॉज के मुताबिक हमने 3 किस्म में इसको एनीमिया को डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हम एनीमिया को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एमसीवी, यानी मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम पे हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए मीन सेल वॉल्यूम की, ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें एनीमिया को। जी नॉर्मल इसको हम मेजर करते हैं फेमटोलीटर्स के अंदर, और नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है वो होती है 80 to 100 फेमटोलीटर्स। और अगर 80 to 100 फेमटोलीटर्स हमारे पास आती है, किसी की भी सीबीसी के अंदर वैल्यू आती है, तो हम उसे कहेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया, अगर 80 to 100 आती है। और अगर 80 फेमटोलीटर से बिलो आएगी एमसीवी की वैल्यू, तो हम उसे कहेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। और अगर 100 फेमटोलीटर से अबव हो जाती है किसी भी एनीमिया के अंदर, तो उसे हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये तो हमने एमसीवी की बुनियाद पर डिवाइड किया कि आइदर एनीमिया माइक्रोसिटिक होगा, या फिर नॉर्मोसिटिक होगा, या फिर जो है वो मैक्रोसिटिक होगा। अब हम डिवाइड करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द कलर की बुनियाद पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो हम मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर डिवाइड कर रहे हैं। कलर की बुनियाद पर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो आरबीसी हाइपरक्रोमिक होंगी, या तो आरबीसी नॉर्मोक्रोमिक होंगी, या फिर आरबीसी जो है वो हाइपोक्रोमिक होंगी। हाइपोक्रोमिक किस तरीके से हो सकती है, पहले तो मैं आपको नॉर्मोक्रोमिक का बता दूं कि जो नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी है, उनका अपीयरेंस किस तरह होंगी। लेकिन जो भी नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी हैं, तो उनका जो सेंट्रल पिलार है, सेंट्रल पिलार वो होता है 1/3 ऑफ दी होल साइटोप्लाज्म, 1/3 ऑफ दी होल आरबीसी, यानी उसका जो 1/3 जो पोर्शन होगा वो हमेशा पेड होगा सेंट्रल आरबीसी का। तो उन्हें हम कह रहे हैं नॉर्मल, ये क्योंकि नॉर्मली होता है तो इसे हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक। और अगर वो 1/3 जो सेंट्रल पिलार है आरबीसी का, अगर वो इंक्रीज हो जाए, यानी अगर पेलनेस उसकी बढ़ जाए 1/3 से ज्यादा, तो उसे हम कह रहे होते हैं हाइपोक्रोमिक। अगर उसकी यानी पेलनेस बढ़ चुकी है, और अगर यही पेलनेस 1/3 से कम हो जाए, तो उसे हम कह रहे होते हैं हाइपरक्रोमिक। तो ये कलर की बुनियाद पे भी हम जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जो एक और सेल्स हैं उसके एनीमिया के अंदर, कभी कभी और वो डिक्रीज हो जाते हैं, कभी एलिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट लोगों के पास नहीं होता। तो वो सेल्स है रेटिकुलोसाइट्स। ये भी आप जो है वो एनीमिया की जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो किसी एनीमिया में आप देखेंगे कि रेटिकुलोसाइटोसिस हो रही है, यानी रेटिकुलोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो रहा है, और कुछ में रेटिकुलोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी रेटिकुलोसाइट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। तो रेटिकुलोसाइट्स का जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर इमेच्योर आरबीसी, ये इमेच्योर आरबीसीज हैं, और ये नॉर्मली नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। और नॉर्मली रेटिकुलोसाइट्स को एक मेच्योर आरबीसी बनने में 1 दिन लगता है, 1 डे जो है वो रिक्वायर्ड होता है रेटिकुलोसाइट्स को, जो कि इमेच्योर लार्ज आरबीसी हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, उन्हें मेच्योर आरबीसी बनने में। तो ये थोड़ा सा रेटिकुलोसाइट्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं आ रहा हूँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन हमें ये पता करना है कि आयरन की डेफिशिएंसी होती क्यों है, इसके पीछे कॉजेस क्या हैं। तो 4 कॉजेस आपको यहाँ पर बुनियादी बेसिक जो है वो याद करने हैं कि इसके पीछे 4 कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो आयरन डाइट के अंदर नहीं आ पा रहा, जो हम डाइट ले रहे हैं, नॉर्मली कोई भी बंदा डाइट ले रहा है तो उसके अंदर आयरन डिक्रीज है, वो आयरन के मुताबिक वो डाइट है नहीं, अप्रोप्रिएट आयरन उसके अंदर वो नहीं ले रहा, तो इसे हम क्लासीफाई करते हैं कि डिक्रीज इनटेक इन द डाइट, कि डाइट के अंदर आयरन नहीं है। अब ये किन कंडीशन में हो सकता है, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, कोई यंग पेशेंट है, अगर वो यंग पर्सन है, अगर वो जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहा है, जंक फूड अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो जंक फूड के अंदर हमें आयरन इतनी वाफिर मिकदार के अंदर नहीं मिलता, तो जो जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकंड नंबर पे ये है कि अच्छा, जंक फूड के अलावा अगर कोई चाय बहुत ज़्यादा पी रहा है, टी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो चाय पीने वालों के अंदर यह है कि टी के अंदर टैनिक एसिड मौजूद होता है। टैनिक एसिड किस तरह कॉज करता है डेफिशिएंसी, वो एक्चुअली आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देता है,
आयरन की एब्जॉर्प्शन को रुकवा देता है। तो जो चाय कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं लोग हैं, टी कंज्यूम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड एज के जो पेशेंट है जो आयरन की डाइट नहीं ले रहे होते, उनके अंदर भी डिक्रीज इनटेक की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ये पहली कॉज थी जी। दूसरी कॉज क्या है? दूसरी कॉज ये है कि अगर डाइट में तो सही बिल्कुल आ रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर आने के बाद एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पा रही, जिसको हम कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन। डाइट के अंदर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी